हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि नालंदा एकेडमी के चैनल पे एमपीपीएससी स्पेशल की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पुराने सभी सेट पेपर आपको लगवा रहे हैं। ये सेट पेपर हमारा फ्रेंड्स 2008 का, इसके पहले ऑलरेडी 2009 से लेकर 2020 तक के सभी सेट पेपर आपको नालंदा एकेडमी की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल पर अन्य सभी पीएससी, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस और व्यापम के सेट पेपर भी लगाए जाएंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर हम इस चैनल पर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आपकी आगामी परीक्षाओं का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम 2008 का मध्य प्रदेश राज्य सेवा का प्रारंभिक परीक्षा का सेट पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र, देखिए ओजोन में जो छिद्र हो रहा है उसका निर्माण सबसे ज्यादा हमको कहां पर देखने को मिलता है, यानी कि ओजोन होल्स कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा, जरा ध्यान देना, अंटार्कटिका के ऊपर। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन होती क्या है। जो ओजोन गैस होती है ना, देखिए इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है O3। ठीक है ना, यह समताप मंडल में, वायुमंडल के समताप मंडल में एक उपस्थित एक जो हानिकारक विकर्ण होते हैं ना, उनसे सुरक्षा करने वाली एक परत होती है, या कहेंगे हम एक आवरण होता है, जो सूर्य या भारी घेरों से आने वाले जो हानिकारक विकर्ण होते हैं ना, उनको रोकने का यह कार्य करती है। लेकिन कहा जाता है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में क्या हो रहे हैं, होल हो रहे हैं, छिद्र हो रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, जो ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाए कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां हो रहा है, अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर फ्रेंड्स 1973। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1 अप्रैल, याद रखोगे 1 अप्रैल, ठीक है ना, बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है ना, बाघों के संरक्षण के लिए। जबकि अगर आपको आ जाए, जबकि मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो याद रखोगे 1974 से किया गया था। ठीक है ना, 1974 से इसको मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है। तो देखिए हरित सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, इसको UNEP भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हरित सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना, याद रखोगे। और साथ में जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, इसके UNEP के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत ही क्योटो प्रोटोकॉल आता है। लेकिन हरित सूचकांक हमारा कौन डिसाइड करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब इससे देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए इन सब के फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पूछ लिया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे आप, UNDP। ठीक है ना, UNDP, इसका UNEP। ठीक है ना, ये सारे शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे 3-4 प्रश्न इससे बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए तो देखिए हम कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे, नतोदर लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए निकट दृष्टि दोष में आप सभी को पता है कि निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं क्या हमको दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना, इस दोष के निवारण के लिए हम ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी नेत्र से उसके दूर बिंदु की दूरी के बराबर हो। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस भी यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है ना, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दूर को दूर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि, देखिए क्योंकि
हमारा पसीना तेजी से क्या हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है ना। हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और जब गर्म मौसम में पंखा चलाया जाता है तो शरीर से निकला पसीना तेजी से क्या हो जाता है, बाष्पीकृत होने लगता है, जिससे हमें क्या होता है, आराम महसूस होता है, ठीक है। तो बी वाला हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए कुट के सही उत्तर चुनिए। तो देखिए आंसर देखते हैं, ठीक है। पहले तो इसके जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, रक्ताल्पा एनीमिया किसके कारण होता है, लोहे के तत्व की कमी के कारण। तो ए का क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है ना। गलघोंटू गायटर क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है ना। आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाता है, गायटर रोग हो जाता है। ये सभी रोग हैं हमारे और ये किस कमी के कारण हो रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम यहाँ पर, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होती है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है। वेरी वेरी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टील मुख्यतः एक मिश्रण होता है, लोहा प्लस स्टील के में जो होता है उसमें लोहे के साथ साथ क्या मिला होता है। तो याद रखोगे, लोहे के साथ साथ कार्बन मिला होता है। क्या होता है, कार्बन मिला होता है। तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। स्टील लोहा और कार्बन की बनी एक मिश्र धातु होती है, जिसमें आप लोहा याद रखोगे, जो लोहे का परसेंटेज होता है ना, लोहे का परसेंटेज 0.1 से लेकर कितना 1.5 तक होता है, ठीक है, प्रतिशत पाया जाता है, ठीक है, इसमें स्टील में, ठीक है। जबकि स्टेनलेस स्टील में याद रखोगे, जो स्टेनलेस स्टील होती है ना, उसमें 18% तक क्या पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है या निकिल होता है, क्रोमियम तथा निकिल पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। लेकिन स्टील में लोहा और कार्बन की मात्रा मौजूद होती है, ठीक है। चलिए डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को चुनिए। देखिए इनमें से देखते हैं हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मोहनजोदाड़ो हड़प्पा रोपर कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। पहला वाला बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों नालियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, बिल्कुल सही है। इसी कारण से इसको हम कौन सी सभ्यता कहते हैं, शहरी सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ऐसा नहीं था, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के प्रयोग का पता था, ठीक है ना। कई जगह से तो हमें धातुओं के रूप में देखिए आभूषण मिले हैं, बर्तन मिले हैं, हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं। तो हमारा तीसरा वाला आंसर गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ए वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिसे एक भारतीय राजा ने हराया था। किस राजा ने इसको हराया था? तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस को। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जिसने कब से कब तक, याद रखोगे 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक, ठीक है ना, 298 तक क्या किया था, शासन किया था। इसने सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का क्या दे दिया गया था, प्रांत दे दिया गया था, ठीक है, इसके साथ क्या किया था, युद्ध किया था, ठीक है ना। और कब, 300, इसके बीच में कौन सा टाइम पीरियड आ जाएगा, 305 बीसी में। ये सारी की सारी डेटें आप याद रखोगे सेल्यूकस निकेटर के साथ साथ, ठीक है ना। तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में क्या करा था, युद्ध में हराया था, ठीक है ना, युद्ध में हराया था। इसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, जिसका नाम क्या था, हेलेना, जिसका नाम क्या था, हेलेना। हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका विवाह कर दिया था, ठीक है ना, याद रखोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर को, याद रखो अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था। तो याद रखोगे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सर जॉन चाइल्ड,
बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सर जॉन चाइल्ड को, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नींव भारत में पड़ी थी वो 1600 कब मानी जाती है, एडी में मानी जाती है। इस समय कब औरंगजेब क्या था यहाँ का गवर्नर, वो यहाँ का शासक था, मुगल साम्राज्य का शासक था, ठीक है औरंगजेब। तो इसके समय आया था, इसने इजाजत मांगी थी, लेकिन क्या कर दिया था औरंगजेब ने, क्या कर दिया था, इसको मना कर दिया था और भारत से निष्कासित कर दिया था। तो हमारा सर जॉन चाइल्ड आंसर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कब मानी जाती है। तो भारत में देखिए जो प्रथम सैन्य सभ्यता की जो शुरुआत मानी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो मानी जाती है बक्सर युद्ध से। किससे, बक्सर युद्ध से मानी जाती है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, इसका टाइम पीरियड भी आप याद रखोगे, 1764 में। कब हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सेनापति जो था, याद रखोगे, कैप्टन मुनरो। कौन था, कैप्टन मुनरो। जहां से जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, कैप्टन मुनरो, ठीक है ना। कैप्टन मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शालम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। इस युद्ध के बाद भारत में कोई भी शक्ति अंग्रेजों के प्रतिशोध के लिए सक्षम नहीं बची। अतः निर्णायक युद्ध कौन सा था, बक्सर का युद्ध था। और शुरुआत हम कब माने जाते हैं, प्लासी के युद्ध, ठीक है ना, 1757 के। लेकिन इस समय इसकी पूरी तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत नहीं मानी जाती है, मुख्य रूप से बक्सर का युद्ध की मानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के द्वारा याद रखोगे, अंग्रेजों के विरुद्ध भील जो जनजाति थी ना, उसकी क्रांति किन राज्यों में प्रारंभ की गई थी। तो याद रखोगे विशेषकर थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की भील जनजाति प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रहती है, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, जैसे अलीराजपुर, झाबुआ, ठीक है, इन क्षेत्रों में रहती है। साथ ही मध्य प्रदेश से लगे महाराष्ट्र के कुछ राज्य भी हैं जहाँ पे भील जनजाति निवास करती है। इन भील जनजाति ने क्या कर दिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना, विद्रोह कर दिया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ठीक है ना, कौन सा इतिहासकार है जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने। कौन ने, बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था। देखिए बी.डी. सावरकर ने, अब जो अलग अलग नाम जाने जाते हैं, जैसे बी.डी. सावरकर का जाना जाता है, ठीक है ना, किसने, जिसे विद्रोह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 को कहा था। साथ साथ में सबका याद रखोगे, अशोक मेहता ने क्या कहा था, इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अशोक मेहता ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। साथ साथ आर.सी. मजूमदार का भी आप याद रखोगे, आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था 1857 की क्रांति को, कि 1857 की क्रांति का संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है ना। तो और साथ साथ में डॉक्टर एस.एन. सेन का भी आपको याद रखना है। डॉक्टर एस.एन. सेन ने भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम 1857 की क्रांति की संज्ञा दी है। 1857 की क्रांति को कौन सा दिया है, भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम किसने कहा है, डॉक्टर एस.एन. सेन ने। और पहली लड़ाई क्या किसने कहा है, बी.डी. सावरकर ने। सभी की मैंने आपको बता दी है, एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए और बैक करके देखिए, तो आपको आराम से सभी के याद हो जाएंगे किसने 1857 की क्रांति को कौन सी संज्ञा दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था, ठीक है ना। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अखबार निकाला गया था, तो केसरी अखबार निकाला गया था। कौन सा, केसरी नामक अखबार निकाला गया था। याद रखोगे यह मराठा या मराठी भाषा में था और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1881 में थी, ठीक है ना। 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था, तो देखिए जरा, एक इंपॉर्टेंट वाक्य हुआ था इस समय, चोरा चोरी में हुई हिंसा के कारण। कौन सा, चोरा चोरी में हुई हिंसा के कारण। देखिए यूपी में
यूपी में एक चोरा चोरी नामक स्थान है, यहाँ पर एक हिंसा हो चुकी थी। ठीक है, 1920-22 में। पहली बात तो याद रखोगे कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो 1920 से 22 के बीच में हुआ था। ठीक है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसी समय याद रखोगे 5 फरवरी, कब, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर जनता के द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने से 22 पुलिस वालों को क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी या वो जल गए थे। इस कारण से महात्मा गांधी दुखी होकर इस आंदोलन को क्या ले लिया था, वापस ले लिया था। ठीक है, बैकअप कर लिया था इस आंदोलन का। इस कारण से हम सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को कालानुक्रम में लगाइए और नीचे दिए कोट से सही उत्तर को चुनिए। इनमें से सही उत्तर को चुनना है। चलिए तो देखिए, पहले नंबर पर देखेंगे दांडी मार्च, ठीक है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। इनकी सभी की मैं आपको डेट बता देता हूँ जिससे आपको पूरी याद हो जाएगी। ठीक है, देखिए दांडी मार्च कब हुआ था, याद रखोगे 1931 को। दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा 1931 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 को, 1919 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 को। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 को। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पहले स्वदेशी आंदोलन आएगा, फिर दूसरे नंबर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, फिर तीसरे पर दांडी मार्च आएगा हमारा, और फोर्थ पर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाइए तथा नीचे दिए गए उत्तर को चुनिए। ठीक है, इनमें से सही उत्तर को चुनना है हमको। कौन ने किसकी संज्ञा दी थी, किसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए हमारा, देखिए बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, बिपिन चंद्रपाल ने किसकी संज्ञा दी थी, याद रखोगे न्यू इंडिया की। कौन सी, बिपिन चंद्रपाल ने न्यू इंडिया की। पहला वाला ही, ए का पहला वाला ही सही हो जाएगा। दूसरा है अरविंद घोष, अरविंद घोष ने किसकी, वंदे मातरम, अरविंद घोष वंदे मातरम के लिए। तीसरा हो जाएगा ब्रह्मबंधन उपाध्याय ने किसकी, संध्या नामक। ठीक है ना, संध्या नामक पत्रिका। ठीक है ना, संध्या नामक पत्रिका। उसके बाद मोहम्मद अली ने कौन सी, कॉमरेड निकाली थी। ये सभी की सभी पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई हैं। ठीक है ना, सभी की सभी पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई हैं। तो देखिए बिपिन चंद्रपाल का ए हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ए वाला ही आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चारों की चारों याद रखिए, सिंगल भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए, नीचे दिए कोड से सही उत्तर को चुनिए। देखिए सही उत्तर को चुनना है, आंसर हमारा एक एक करके देखेंगे सभी को। ठीक है ना, देखिए चूक का सिद्धांत या हड़प नीति किसके लिए जानी जाती है, डलहौजी के द्वारा जानी जाती है। ठीक है ना, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति किसके द्वारा, डलहौजी। बंगाल का विभाजन किसको, कर्जन को कहा जाता है। बंगाल का विभाजन कर्जन को कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखोगे। इसके अलावा देखेंगे बंगाल में धौरा शासन किसके द्वारा, क्लाइव के द्वारा लाया गया था। धौरा शासन क्लाइव के द्वारा। सामाजिक सुधार किसके द्वारा, बेंटिक के द्वारा दिया, विलियम बेंटिक के द्वारा सामाजिक सुधार किया गया था। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है ना, नीचे दिए गए उत्तर को चुनिए। तो देखते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए जरा। चलिए देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और कब किया था, 1939 में। ये डेट भी आप साथ साथ में याद रखते चलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 1939 में किया था। अगला है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। बिल्कुल ही सही है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ए और बी हमारे दोनों ही सही हैं। तो सी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना। तो याद रखोगे 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है ना, 26 अक्टूबर 1947 को क्या बना, जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2008 में
बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति पैदा कर दी थी? तो कोसी नदी ने, याद रखोगे कौन सी नदी? कोसी नदी को। देखिए इसे इसी कारण जब इसने किसकी शोक की स्थिति या आपदा की स्थिति पैदा कर दी थी ना, तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है इसको, याद रखोगे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 18 अगस्त, कब? 18 अगस्त 2008 में एक भीषण, याद रखोगे बरसात का टाइम ही चल रहा था इस समय, तो क्या हो गया था कि नेपाल की सीमा से लगे कुछ बिहार के उत्तरी जो क्षेत्र थे ना, नेपाल से नदी निकली हुई है, तो उस समय क्या है, जब इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई थी इसमें कि लगभग बिहार की लगभग देखा जाए तो 15 जिले ऐसे थे जिसमें 10 से लेके 20 फुट तक पानी भर गया था। ठीक है ना, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ गई थी और काफी ज्यादा नुकसान हो गया था अर्थव्यवस्था को। ठीक है ना, 15 जिले ऐसे डूब के आगे आ गए थे, इस कारण से इसको कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 18 अगस्त 2008 की बात है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश, याद रखोगे अक्षांश, भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा अक्षांश है? तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बराबर 2 भागों में बांटता है। ये जो 0 डिग्री है ना, इसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, या हम इसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भारत को, यहाँ पर पृथ्वी को न बांटते हुए किसकी बात हो रही है? भारत को 2 भागों में बांटने की बात हो रही है। तो सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही, देखिए कि भारत के मध्य से कर्क रेखा निकली हुई है। कौन सी रेखा निकली है? कर्क रेखा निकली हुई है, और इसका जो अक्षांश है कितना है? 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है ना, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही है। भारत को कर्क रेखा कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है, 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है ना, और दक्षिण की जो 23.5 डिग्री रेखा है वो कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। कौन सी है? मकर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु स्थित है, यानी भारत का जो बिल्कुल ही आप देखोगे जब मैप में इस तरीके से, जो इसका ये जो गुजरात का पॉइंट है, ठीक है ना, गुजरात का पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है? तो याद रखोगे वो अक्षांश कितना है उसका? तो याद रखोगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ठीक है ना, याद रखोगे 68 डिग्री 7 गुजरात में। ठीक है, चलिए पूर्व गुजरात में स्थित है। हाँ, पश्चिमी सुदूर बिंदु, सी वाला आंसर बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। याद रखोगे भारत का प्राचीन सुदूर, ठीक है ना, प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो कौन सा था? देखिए इसमें वर्तमान समय में दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग, अफ्रीका भाग और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये सभी की सभी भाग इसमें शामिल थे। ठीक है ना, जो अब पृथक पृथक महाद्वीपों के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो याद रखोगे मालवा का पठार स्थित है। ठीक है ना, अरावली और विंध्य श्रृंखला। देखिए अरावली की जो श्रृंखला है, जैसे कि आप इसमें देखोगे किसमें, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश की मैप में यहाँ पर कौन सी अरावली की श्रेणी आएगी हमारी। ठीक है ना, ये विंध्य श्रेणी आएगी और यहाँ पर मालवा की श्रेणी आएगी। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में तो मालवा का पठार। ठीक है ना, मालवा का पठार, ए वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो ऐसा कौन सा देश है? तो याद रखोगे ऐसा सिक्किम देश है। कौन सा? सिक्किम से तीनों से सीमाएं इसकी लगती हैं। ठीक है ना, तीनों देश से, क्योंकि सिक्किम है ना, जैसे कि आप यहाँ से देखोगे इस तरीके से। ठीक है ना, ठीक है, भारत का जो पूर्वांचल देखोगे तो ये जो है सिक्किम राज्य है ना, तो इसकी देखो नेपाल से भी लगती है। ठीक है ना, और इधर की साइड भूटान है और ऊपर की साइड क्या है इसका? चीन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसकी सीमा लगती है सिक्किम राज्य की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा,
कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा यूपी। आंसर हो जाएगा यूपी। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा करता है? यूपी है, ठीक है ना, उस 2008 के समय, ठीक है ना, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा तंबाकू किस राज्य में होती है? तो तंबाकू हो जाएगी हमारी आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में होती है, ठीक है ना, याद रखोगे। तंबाकू सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होती है। तंबाकू एक नकदी फसल है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी फसल है? तंबाकू एक नकदी फसल है, याद रखोगे, ठीक है। तंबाकू आंध्र प्रदेश के अलावा याद रखो गुजरात में होती है, बिहार में होती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि राज्यों में भी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को हमको तंबाकू नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है एक सींग वाला गैंडा कौन सा? एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो याद रखोगे बी वाला आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम। देखिए एक सींग वाला जो गैंडा है मुख्य रूप से असम के काजीरंगा में पाया जाता है। किसमें? असम के काजीरंगा उद्यान में पाया जाता है, काजीरंगा उद्यान में असम के। लेकिन उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी ये देखने को मिलता है। तो बी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा भारत में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कौन कौन से हैं? देखिए 2008 के अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें पूछा गया 2001 की गणना का क्वेश्चन, ठीक है ना, 2001 की गणना का। तो उस हिसाब से अधिकतम घनत्व कौन सा राज्य और न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व? तो अधिकतम है ना पश्चिम बंगाल और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ियों को बनाइए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को चुनिए। तो चलिए सही जोड़ियों से बनाते हैं हम। चलिए पहले नंबर पर देखते हैं हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? याद रखोगे उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पर है? याद रखोगे हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में। कुद्रेमुख पहाड़ियां कहाँ पर मिलेंगी हमको? कर्नाटक में मिलेंगी। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए नीचे दिए गए कुट को, सही उत्तर चुनिए। तो घटते क्रम में देखेंगे आकार के अनुसार। देखिए सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है? सबसे बड़ा बृहस्पति आता है, ठीक है। बृहस्पति के बाद इसमें से देखेंगे हम शनि ग्रह आता है दूसरे नंबर पर, ठीक है ना। पहले नंबर पर बृहस्पति, दूसरे पर शनि आता है, तीसरे पे इसके बाद कौन सा मिलेगा हमको? यूरेनस मिलेगा। कौन सा? यूरेनस मिलेगा। और फिर आती है हमारी कौन सी? पृथ्वी। तो इस क्रम से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कुट को सही अंतर में छांटिए, ठीक। पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है, जो कुछ सिटीज के नाम है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखने पर हम देखेंगे, देखिए पहले नंबर पर आएगा लिस्बन। पहले नंबर पे कौन सा आएगा? लिस्बन आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? लंदन आएगा। फिर लिस्बन, लंदन के बाद फ्रैंकफर्ट और बेरूत, ठीक है ना। इसलिए 3 और 4 क्रम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित की जोड़ियां बनाइए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए कुछ देश दिए हुए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं, ठीक है, देश और राजधानियां। तो देखिए केन्या की राजधानी कौन सी होती है? नैरोबी, ठीक है ना। केन्या की राजधानी नैरोबी। युगांडा की राजधानी कौन सी है? कंपाला, ठीक है, युगांडा की राजधानी कंपाला। उसके बाद देखेंगे हम उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी की ताशकंद, ठीक है। और यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? कीव है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी वाला आंसर, बा वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब प्रश्नों का सब्जेक्ट चेंज हो गया है। अभी तक ज्योग्राफी के क्वेश्चन चल रहे थे, अब हमारे आ चुके हैं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन, यह भारतीय पॉलिटी के क्वेश्चन। भारत के में संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया गया है? तो आप सभी याद रखोगे कि 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। अनुच्छेद 82 के
तहत, जिसमें याद रखोगे 2026 तक कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी 1971 से लेकर 2026 तक यही जनगणना के आधार पर राज्यों की लोकसभा की सीटों की संख्या रहेगी, ठीक है ना, 1971 के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न भी जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है लोकसभा में, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पूछा कि लोकसभा की सीटों पर चुनाव कितनी सीटों पे होगा, अधिकतम पूछा है लोकसभा में। तो देखिए 552, जरा ध्यान देना, 552 टोटल संख्या है और ये किसके अकॉर्डिंग है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 व 331 के तहत, 331 के तहत जे आरक्षण के सहित सबको जोड़ जाड़ के लोकसभा में सीटों की संख्या दी गई है। टोटल 552 है। साथ साथ में याद रखोगे जो निर्वाचन होते हैं, ठीक है ना, याद रखोगे, सॉरी, निर्वाचन होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 550 सदस्यों पे। 550 में से राज्यों के लिए कितने हैं? टोटल 530 हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने हैं? 20 हैं। इस कारण से सारा, और दो जो सदस्य हैं 552 में से, 552 में से दो किसके हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन के द्वारा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कितने हुए? 552 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? तो देखिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को दी गई है, एनसीपी को दी गई है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जिसे कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को दी गई है, ठीक है ना। किसको? बहुजन समाज पार्टी को भी साथ साथ में दी गई है, ठीक है ना, याद रखोगे, राष्ट्रीयता की मान्यता दी गई है। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी दी गई है, ठीक है, सीपीआई को भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन समाजवादी एक ऐसी पार्टी है जिसको राष्ट्रीयता का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है ना। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीयता का दर्जा नहीं दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु हार्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। उसके नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को चुनिए, ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए हेतु। तो चलिए आंसर देखते हैं जरा हम। पहला देखेंगे, उम्र में कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। देखिए 30 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए तात्पर्य, यानी कि ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही है। दूसरा वाला देखते हैं, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्यसभा के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। जहां से निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की, जरा ध्यान देना, उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी नहीं है। तो बी वाला हमारा यहाँ पर क्या है? नीचे दिया सही उत्तर को चुनना। तो बी वाला कैसा है? गलत। अभी एक ही सही हुआ है हमारा, ठीक है ना, एक ही सही हुआ। अगला देखेंगे, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही सही है, यानी तीसरा आंसर। तो 1 और 3 किस में मिलेंगे? हमको बी वाले ऑप्शन में मिलेंगे, ठीक है ना, बी वाले ऑप्शन में मिलेंगे। 1 वाला बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। भारत के संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। पहले कितने? 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 44वां संविधान संशोधन कब घटित हुआ था? 1978, ठीक है ना, याद रखोगे 1978 में घटित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब संपत्ति का अधिकार एक किस प्रकार का? अब एक कानूनी अधिकार है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है ना, कानूनी अधिकार। कानून के अधिकार में आप लड़ोगे जब जाकर ये व्यवस्था संपत्ति को लेकर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका सिटीजन्स गाइड टू फाइटिंग करप्शन निकाली गई थी? किसके द्वारा निकाली गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा निकाली गई थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा इसको निकाली गई थी, सीवीसी के द्वारा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक।
ठीक है। और क्वेश्चन अगर आ जाए तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब कब हुई थी, तो याद रखोगे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ठीक है, 1964 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और ना ही मध्य प्रदेश में है। तो देखिए मान्यता प्राप्त, देखिए पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी मान्यता राष्ट्रीय दल है, पहली बात तो समाजवादी भले ही नहीं है लेकिन क्या है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, समाजवादी भी है, बहुजन समाज भी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस तरह की कोई सी पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, ठीक है ना, सीपीआई यानी कांग्रेस पार्टी भी है, ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, ठीक है, यानी सी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, यानी कि जीडीपी में, ठीक है, सॉरी जीडीपी में, ठीक है ना, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, कौन सा सकल घरेलू क्षेत्र। तो याद रखेंगे सर्वाधिक, पहले तो सभी का याद रखते हो, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आती है, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, कृषि। द्वितीय क्षेत्र में क्या आती है, उद्योग धंधे हमारे, ठीक है ना, और तृतीय क्षेत्र में क्या आती है, सेवा क्षेत्र आता है। और इन सबका परसेंटेज भी आपको याद होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कितना है हमारा, 17.18% है, प्राथमिक क्षेत्र 17.8% के आसपास, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र कितना है, द्वितीय क्षेत्र 26 दशमलव, ठीक है, 26.6%। सेवा क्षेत्र लगभग कितना है, 55%, 6%। भारत की सकल घरेलू उत्पादन में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का है, ठीक है ना, तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट, और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र कृषि का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से करने के लिए। तो याद रखोगे ना तो केंद्रीय मंत्री परिषद है, ना योजना आयोग है, ना प्रधानमंत्री है। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित प्रदान करने वाला प्राधिकारी राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन सा है, राष्ट्रीय, डी वाला आंसर हो जाएगा हमारा सही। यहाँ पे याद रखोगे राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से क्या करता है, अंतिम रूप से अनुमोदित करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना, ठीक है। प्राधिकारी राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, जिसकी स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना याद रखोगे आप कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है, 1952 में हुई थी, ठीक है ना। इसका कार्य योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करना होता है, उस पर विचार विमर्श करना होता है, उसे अंतिम रूप प्रदान करना होता है, ठीक है ना, याद रखोगे राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो डी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, पायोनियर, ठीक है ना, याद रखोगे पायोनियर किसको कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है ना, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, ठीक है ना, वित्त मंत्री रहते हुए, ठीक है, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मनमोहन सिंह ने, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये टाइम पीरियड कब का है, 1991 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, तो याद रखोगे गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, सही है। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक में व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, बिल्कुल सही है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल एबव, ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबव, डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इनमें से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल सही है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ये भी बिल्कुल जरूरी है, ठीक है ना। ये क्रय शक्ति क्षमता को शामिल किया जाता है। साथ साथ में याद रखोगे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति क्षमता, ठीक है ना। साथ साथ में याद रखोगे जो शामिल नहीं है सामाजिक असमानता।
सामाजिक असमानता, यानी कि सी वाला प्रौढ़ साक्षरता बिल्कुल जरूरी है, तो सी वाला हमारा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना, सामाजिक असमानता शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत निर्माण में शामिल है, नीचे दिए कुछ से सही उत्तर को चुनिए। भारत निर्माण में शामिल है तो ध्यान देना जरा, देखिए अतिरिक्त 1 करोड़ हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना, भारत निर्माण में शामिल, ठीक है ना। उन सभी गांवों को, किसको, उन सभी गांवों को जिनकी संख्या 2000 से अधिक है को सड़क मार्ग से जोड़ना, ठीक है ना, भारत निर्माण में शामिल पूछा है, ठीक है ना। देखिए पहला वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा देखते हैं पहले, शेष गांवों में, ठीक है ना, शेष गांवों में दूरभाष से जोड़ना, तो भारत निर्माण में शामिल है तो याद रखोगे कि केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 याद रखोगे भारत निर्माण में, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल हमारा आंसर सही हो जाएगा, 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना, बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही है। कैसे, भारत निर्माण योजना के अंतर्गत रखे गए लक्ष्यों में कथन 1 तथा 3 शामिल है, जबकि कथन 2 देखिए जरा, क्योंकि भारत निर्माण में जो योजना में 1000 तक की आबादी वाले सभी गांवों को और 300 तक की आबादी वाले सभी जनजातीय और पहाड़ी गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा है, ना कि 2000, ठीक है ना कि 2000, तो बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा हमारा, दूसरा वाला इसमें ए और तीसरा सही, उस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा है, बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम बार ओलंपिक खेलों का हॉकी का स्वर्ण पदक, किसका, हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम खेलों में, ठीक है ना, कब जीता था। भारत ने हॉकी का अंतिम स्वर्ण पदक, तो याद रखो भारत ने हॉकी का अंतिम स्वर्ण पदक जो जीता था वो जीता था 1964 टोक्यो में। कब जीता था, 1964 टोक्यो में जीता था भारत ने, ठीक है, अंतिम रूप से हॉकी का पदक। चलिए तो देखिए भारत ने जो हॉकी का पदक जीता था अभी तक सबसे सर्वाधिक 8 बार जीत चुका है भारत हॉकी में सर्वाधिक पदक, ठीक है ना, 8 बार जीत चुका है, ठीक है ना। पहला जो स्वर्ण पदक जीता था उसने वो जीता था 1928 में। कब जीता था, 1928 में, और पहला जो स्वर्ण पदक जीता था 1928 में, ठीक है, और अंतिम स्वर्ण पदक जीता था मास्को में, सॉरी टोक्यो गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा मास्को, 1980 के मास्को में जीता था, ठीक है, अंतिम। पहला तो 1928 में जीता था पहला, ठीक है ना, क्लियर करना, मास्को नहीं है ये आंसर, ठीक है ना। 1980 में कौन सा जीता था, 8वें नंबर का जीता था, ठीक है ना, 8वें नंबर का जीता था, ठीक है, मास्को 1980 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में अपना दूसरा तिहरा शतक, यानी कि दूसरा तिहरा शतक बनाया। वे इतिहास में ऐसा करने वाले मात्र तीसरे खिलाड़ी हैं। अन्य 2 खिलाड़ियों का नाम बताइए। तिहरा शतक मतलब एक पारी में 300 से अधिक रन बनाना, ठीक है, पहले बात तो आप याद रखोगे। और जो वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार किया है, वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार किया है। कब कब किया है, तो पहले तो याद रखो वीरेंद्र सहवाग ने पहले में लगाए थे कितने, 309 रन, और दूसरे में लगाए थे 319 रन। पहला किसके विरोध में था, पहला पाकिस्तान के विरोध में था और दूसरा अफ्रीका के विरोध में था, ठीक है, पहला पाक के विरोध वीरेंद्र सहवाग ने और दूसरा अफ्रीका के विरोध में था, ठीक है ना, वीरेंद्र सहवाग ने। अब जिसमें जो पूछा है अन्य 2 खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 300 रन बनाए, तो अन्य 2 खिलाड़ी याद रखोगे, डोनाल्ड ब्रैडमैन है और ब्रायन लारा है, ठीक है ना, डोनाल्ड ब्रैडमैन और ब्रायन लारा विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने है ना दोहरे तिहरे शतक लगाए, ठीक है ना, ठीक है। डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 334 की पारी प्लस 304 की पारी खेली है, ठीक है, याद रखोगे। लेकिन ब्रायन लारा तो जिसने चौहरा शतक लगाया, एक तो 400 रन की और एक 375 की, सबसे अधिक रन बनाने वाले, ठीक है। चलिए तो 2 खिलाड़ी हो गए हमारे, डोनाल्ड ब्रैडमैन और ब्रायन लारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पिछले वर्ष 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2008 में MS धोनी को दिया गया था, ठीक है ना, किसको, MS धोनी को दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रथम व्यक्ति कौन था, तो याद रखोगे विश्वनाथ
आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे, जो प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, फर्स्ट व्यक्ति 2008 में। किसको? MS धोनी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तैराकी की शैली इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए जरा, फ्री स्टाइल है, बैक स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है, लेकिन फ्रंट स्ट्रोक नहीं है। फ्रंट स्ट्रोक नहीं है, ठीक है ना, बाकी की तीन है। फ्रंट स्ट्रोक तैराकी से संबंधित शब्दावली नहीं है, याद रखोगे, ठीक है ना। सी वाला आंसर बिल्कुल सही है, बाकी की तीनों तैराकी से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ईलो रेटिंग 2600 पार करने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी कौन सी है? पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी याद रखोगे कौन सी है? कोनेरू हम्पी, ठीक है ना। ईलो रेटिंग में पहली भारतीय महिला कौन सी है 2600 पार करने वाली? देखिए जब चेस खेला जाता है शतरंज में तो वो रेटिंग के आधार पर खेला जाता है, ठीक है, टाइम पीरियड के आधार पर। तो कोनेरू हम्पी ने कितनी 2600 की पार कर ली थी। साथ साथ में याद रखोगे जो शतरंज खिलाड़ी के पुरुष खिलाड़ी हैं, ठीक है, विश्वनाथन आनंद, इन्होंने ईलो रेटिंग में कितने 2800 पार की है, ठीक, कितनी की है 2800 पार की है, ठीक है, शतरंज खिलाड़ियों में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो कोनेरू हम्पी हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा हो जाएगा? कोनेरू हम्पी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा MP का सिलेक्शन आ चुका है, सेक्शन MP का। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकाली गई थी वो कौन सी गैस थी? ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के अंदर। तो भोपाल गैस त्रासदी पहले तो कब हुई थी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी ना, गैस ट्रेजेडी, वो किस समय हुई थी? तो आपको पहले उसका टाइम पीरियड याद रखना चाहिए। 2 और 3 दिसंबर की रात को हुई थी, याद रखोगे। और जो टाइम पीरियड था 1984, ठीक है ना, 1984 में हुई थी। और कौन सी गैस निकाली गई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकाली थी। कौन सी? इसमें रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का हुआ था, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये किस कारखाने से निकाली गई थी? कारखाने का नाम आ जाए तो याद रखोगे, कारखाने का नाम अगर आ जाए तो भोपाल कार्बोनाइड, भोपाल यूनियन कार्बाइड, ठीक है ना, याद रखोगे, भोपाल यूनियन कार्बाइड, ठीक है ना। इस फैक्ट्री से या इस कारखाने से ये गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है ना, 1984 में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? इनमें से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश खिलाड़ियों के द्वारा दिया जाता है? तो देखिए अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया जाता, विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया। खिलाड़ियों को कौन सा दिया जाता है? तो याद रखोगे विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार, याद रखना, ठीक है ना, जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है? इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच नहीं खेला है? तो याद रखोगे असम खुरासिया, ठीक है ना। कौन से? ये असम गलत है, अमेय है, ठीक है ना, अमेय खुरासिया, ठीक है ना, इंग्लिश में नाम यहाँ पे चेक कर लोगे, सही है अमेय खुरासिया, ठीक है, बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। बाकी के तीनों, नरेंद्र हिरवानी ने खेला, मुश्ताक अली ने खेला, राजेश चौहान ने खेला है, लेकिन इन्होंने क्रिकेट क्या नहीं खेला? इन्होंने कहते हैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है ना। वनडे मैचेस तो खेले हैं लेकिन टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 2 नए जिले गठित किए गए थे, उनकी पहचान करिए। तो वर्ष 2008 में कौन कौन से जिले बने थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पहले तो आप मध्य प्रदेश का जो मैप है ना उसको याद रखिए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का जो मैप है, देखिए मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो सीधी जिलों से सिंगरौली अलग हुआ था, जिस सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है ना, क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला। और अलीराजपुर अलग हुआ था झाबुआ से, ठीक है ना, जिस सबसे पश्चिमी जिला है। ये क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश का। दोनों जिले कब गठित हुए थे? 2008 में गठित हुए थे। 2008 में 2 नए जिले बनाए गए थे, ठीक है ना, याद रखो। पहले अब यहाँ से भी डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन हुआ था? तो याद रखोगे 2008 में 17 मई, कब?
17 मई को अलीराजपुर अलग हुआ था झाबुआ से, फिर उसके बाद 24 मई को ठीक है सीधी से सिंगरौली अलग हुआ था। जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इस समय जिलों की संख्या टोटल कितनी हो चुकी थी? 50 हो चुकी थी। फिर इसके बाद 2013 में आगर मालवा बना जब 51 हो चुकी थी, और 2018 में बना हमारा निवाड़ी, ठीक है ना, निवाड़ी जब एक जिलों की संख्या वर्तमान में 52 हो चुकी है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है, जरा ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST देशांतर के निकटतम है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय के में जो पास में है वो कौन सा शहर आता है? तो याद रखोगे इसमें मध्य प्रदेश के शहर दिए हैं। कौन से? मध्य प्रदेश के शहर दिए हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य प्रदेश के जस्ट पूर्वी क्षेत्र से, जैसे कि आपको पहले तो मैप याद होना चाहिए, ठीक है ना। मैप में देखोगे इस क्षेत्र से निकली है, ठीक है ना, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री पे है, ठीक है ना, 82.5 डिग्री पे। और इन सब के हिसाब से देखा जाए तो होशंगाबाद नहीं, उज्जैन नहीं, सागर नहीं है, रीवा ऐसा जिला है। कौन सा है? रीवा एक ऐसा जिला है, ठीक है ना, याद रखो, जो इसके नजदीक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। देखिए जब मध्य प्रदेश में सूर्योदय होता है तो सीधी में कब होता है और झाबुआ में कब होता है और कितना समय का अंतर है? तो याद रखोगे सीधी में सूर्योदय याद रखोगे कब हो जाता है? आधा घंटे पहले हो जाता है, ठीक है ना, आधा घंटे पहले हो जाता है। सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल ही सही है। आप सभी जानते हैं कि 1 डिग्री अक्षांश जो मूव करता है, 1 डिग्री अक्षांश जो मूव करता है वो कितने में करता है? 40 मिनट में करता है, ठीक है ना, 4 मिनट में करता है। और दोनों अक्षांशों के मध्य लगभग कितना है? 60 डिग्री का अंतर है, 7 से 8 डिग्री का अंतर है। इस हिसाब से अगर जब इसमें इंटू 7 का कर दोगे आप, ठीक है ना, तो हमारा लगभग 28 मिनट के आसपास हो जाएगा, यानी कि लगभग आधा घंटा, ठीक है ना, लगभग आधा घंटा, ठीक है ना। तो हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। सीधी पहले आता है, पूर्व में पड़ता है और पश्चिम में झाबुआ पड़ता है, तो इस हिसाब से पहले होगा, ठीक है ना। बाकी की स्थितियां सारी गलत हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, नीचे दी कुछ से सही उत्तर को चुनिए। कौन से जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। छिंदवाड़ा में कौन सी जाति रहती है? गौंड जनजाति रहती है। छिंदवाड़ा में कौन सी? छिंदवाड़ा में कौन सी? यहाँ से छिंदवाड़ा में रहती है भारिया जनजाति, ठीक है ना, भारिया जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारिया जनजाति, इसके लिए कौन सा स्थान है? पातालकोट, ठीक है ना, जो छिंदवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसके अलावा देखेंगे मंडला में कौन सी जाति रहती है? मंडला में गौंड जनजाति रहती है, ठीक है, मंडला में गौंड जनजाति रहती है, ठीक, गौंड और बैगा जनजाति दोनों रहती है। झाबुआ में कौन सी? भील जनजाति रहती है, ठीक है ना, झाबुआ में भील और शिवपुरी में सहरिया रहते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो उज्जैन में की गई थी। कब की गई थी? उज्जैन में की गई थी। याद रखोगे मध्य प्रदेश के प्रथम महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि धार्मिक नगरी है, उज्जैन को कहा जाता है, ठीक है ना। इसका जो उद्घाटन भी 2008 में किया गया था उस समय, ठीक है ना, 2008 में किया गया था, ठीक है, उद्घाटन इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? इनमें से देखिए मध्य प्रदेश के 3 मात्र स्थल हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है पूछा है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा नहीं? मांडू का महल नहीं है। देखिए खजुराहो वाला याद रखोगे 1986 में, मैं सभी की डेट बता देता हूँ, शामिल किया गया था 1986 में विश्व धरोहर स्थल में, ठीक है ना। सांची का स्तूप कब? सांची का स्तूप कब किया गया था? 1989 में। भीमबेटका कब की गई थी? भीमबेटका अंत में की गई थी, ये की गई थी 2000 में, ठीक है ना, यार 2003 में की गई थी। तो इस तरीके से तीनों धरोहर शामिल है मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाएंगे, नीचे कुछ में चेक करना है हमको, ठीक है, सही जोड़ी बनाना है। चलिए तो हम देखते हैं। पहला भोज, भोज कहाँ पर है, किस जिले में है, याद रखोगे भोज धार में। देखिए ये क्या है, पहले तो इतना समझ लिए, ये विभिन्न शासक हैं, ठीक है ना, ये सारे सारे शासक पूछे गए हैं इधर और उनके संबंधित स्थान पूछे गए हैं। तो भोज, राजा भोज कहाँ से संबंधित है, धार जिले से संबंधित थे, ठीक है ना। दुर्गावती कहाँ से संबंधित थी, दुर्गावती गोंडवाना से क्षेत्र से संबंधित थी, ठीक है ना। समुद्रगुप्त कहाँ से संबंधित थे, विदिशा से, समुद्रगुप्त विदिशा से, ठीक है ना, यहाँ की एक व्यापारी की बेटी से इसने क्या किया था, विवाह किया था, ठीक है ना। अशोक उज्जैन से संबंधित थे, अशोक राजपाल बनाया गया था उज्जैन का। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, याद रखोगे डा वाला आंसर सही होना चाहिए। कौन सा, देखिए चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा। अशोक तो विदिशा से भी संबंधित था लेकिन उज्जैन से पहले था, ठीक है ना। तो इस सभी की सभी स्थितियों को हमको देखना है, ठीक है ना। चलिए तो विकल्प कौन सा हो जाएगा हमारा, डा वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना नदियों से नहीं मिलती है। तो आंसर कौन सा हो जाए, देखिए कैन मिलती है, बेतवा मिलती है, चंबल मिलती है, लेकिन सोन नदी एक ऐसी है जो किससे नहीं मिलती है, यमुना नदी से नहीं मिलती है, बल्कि सोन नदी डायरेक्ट किससे मिलती है, याद रखोगे पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। किससे मिलती है, गंगा नदी से डायरेक्ट मिलती है, ठीक है ना, सोन नदी, ठीक है। और ये सारी की सारी बाकी की जो 3 नदियां हैं वो यमुना नदी में मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। इनमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, चलिए देखते हैं। देखिए वर्गी बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, इंद्र सागर बांध है, लेकिन बाण सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है ना। बाण सागर बांध किस पर, नर्मदा नदी पर नहीं है, बल्कि किस नदी पर है बाण सागर बांध, ये सोन नदी पर है। किस पर है, सोन नदी पर है, ठीक है ना, याद रखोगे, ठीक है, सोन नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बदाई है, बदाई इनमें से क्या है, तो याद रखोगे बदाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, एक लोक नृत्य, ठीक है ना, बदाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलती है। मृदा अपरदन सबसे ज्यादा याद रखोगे मुरैना क्षेत्र में, ठीक है ना, बाकी के में से नहीं है। भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी, चंबल नदी में सबसे ज्यादा हमको मृदा अपरदन देखने को मिलता है। यहाँ पर मृदा अपरदन से क्या हो चुके हैं, बीहड़ हो चुकी है, ठीक है ना, बड़े बड़े खंड, गहरे खंड हो चुके हैं, ठीक है ना। तो सी वाला आंसर सबसे ज्यादा हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है। गिर के शेरों को रखने के लिए किस अभ्यारण्य का चयन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा पालपुर, आंसर हो जाएगा पालपुर कूनो अभ्यारण्य, ठीक है ना, पालपुर कूनो अभ्यारण्य को, ठीक है ना, याद रखोगे जी किस जगह पर स्थित है, याद रखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है श्योपुर जिले में, ठीक है, श्योपुर जिले में, ठीक है ना, श्योपुर कला पूरा जिला इसका नाम आएगा, ठीक है ना, श्योपुर जिले में। यहाँ पर क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले एशियाटिक बब्बर शेरों को रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से सही जोड़ी बनाइए, नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर को चुनिए, ठीक है ना, सही जोड़ी बनाना है, नीचे दिए गए कुट से छांटना है इसमें से। चलिए तो आंसर देखते हैं। देखिए जरी के बटुए, जरी के बटुए कहाँ पर, भोपाल में बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जरी के बटुए कहाँ पर, जरी के बटुए भोपाल में। भैरवगढ़ के प्रिंट कहाँ पर, उज्जैन में है भैरवगढ़ के। बाघ की हस्तशिल्प कहाँ पर, धार में, बाघ की हस्तशिल्प, ठीक है ना, बाघ की हस्तशिल्प कहाँ पर, धार में है। चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में, ठीक है, चंदेरी की साड़ी कहाँ पर, अशोकनगर में। इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद के रूप में सेवा की है। देखिए 2008 तक तो हम मान लेंगे, 2008 तक तो सर्वाधिक जो समय तक जो टाइम पीरियड
मुख्यमंत्री के पद पर बिताया है वो बिताया दिग्विजय सिंह ने, ठीक है ना, दिग्विजय सिंह ने। लेकिन अब इनको पछाड़ते हुए मुख्यमंत्री सबसे अधिक लंबे समय का कार्यकाल किसको जाता है, शिवराज सिंह को, किसको, शिवराज सिंह को जाता है, ठीक है ना, याद रखोगे, ठीक है। 2008 के हिसाब से तो दिग्विजय सही है, इसमें शिवराज सिंह ऑप्शन नहीं है। शिवराज सिंह ऑप्शन अब बिल्कुल आएगा, परिवर्तित होकर क्वेश्चन, और जो पूछा भी जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे कुछ से सही उत्तर को चुनिए। देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है, पहला वाला बिल्कुल सही है। पंचायती राज में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, दूसरा भी सही है। सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचित से निर्वाचित होता है, ये वाला भी सही है। तो हमारा डी वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और ये जो पंचायत राज में 50% आरक्षण की बात कब से की गई है, 2008 से दी गई है, ठीक है ना, 2008 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहां पर है। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहां पर है, तो याद रखोगे पीथमपुर, कहां पर, पीथमपुर में, ठीक है ना। समूह है जो इंदौर के निकट है, ऑटोमोबाइल उद्योग समूह के लिए प्रसिद्ध है। पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, ठीक है ना, डेट्रॉइट भी कहा जाता है पीथमपुर को, ठीक है ना, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, वो कौन सी फसल है, गेहूं की फसल है। कौन सी है, गेहूं की फसल सबसे ज्यादा उत्पादित होती है मध्य प्रदेश में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जिलों को प्रति हेक्टेयर खाद के उपयोग के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कुछ से सही उत्तर को चुनिए, ठीक है ना। देखिए, इंदौर, डिंडोरी, होशंगाबाद और मंडला आपको दिया है, प्रति हेक्टेयर खाद सबसे ज्यादा प्रयोग कहां पर होती है, तो सही क्रम हो जाएगा, पहले सबसे ज्यादा होती है कहां पर, इंदौर में, उसके बाद होशंगाबाद में, उसके बाद मंडला और फिर उसके बाद डिंडोरी में आती है, ठीक है ना। सही घटते क्रम में पूछा है, ठीक है ना, घटते क्रम, इंदौर, होशंगाबाद, मंडला, डिंडोरी, इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न 2008 के सेट पेपर के। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फुल एक्सप्लेनेशन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आराम से याद करते रहिए फ्रेंड्स, नालंदा एकेडमी से जुड़े रहिए। शिवपुरी ब्रांच पर विजिट भी करिए आप। शिवपुरी ब्रांच में हमारा पता है, ठीक है ना, राजश्री रोड गुरुद्वारे के पास नालंदा एकेडमी, ठीक है ना। वहाँ पे आप जाके कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ पे जीएस की सर्वश्रेष्ठ तैयारी कराई जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।